देखिए यार, ये एमसीक्यू नंबर 1। विच स्टेटमेंट रिलेट्स टू अ सोल ट्रेडर? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सोल ट्रेडर से रिलेट करती है ना? ऑप्शन नंबर 1, द बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। ये तो कंपनी अकाउंट्स में होता है। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में नहीं होता। कंपनी की होती है एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की नहीं होती। देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। ये बात सही है। ओनरशिप भी सोल ट्रेडर के पास होती है, कंट्रोल भी सोल ट्रेडर के पास होता है। कंपनी में होता है कि ओनरशिप शेयर होल्डर के पास है, कंट्रोल डायरेक्टर के पास है। सोल ट्रेडर में तो ओनर के पास ही होता है ना, कंट्रोल और ओनरशिप दोनों। सम ऑफ द प्रॉफिट यूज टू पे इंटरेस्ट ऑन ओनर कैपिटल। नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सोल ट्रेडर में नहीं होता, पार्टनरशिप में होता है। ये सोल ट्रेडर का पॉइंट नहीं है। देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट टू कीप फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हाँ, ये अपनी मर्जी है इसकी, अकाउंटिंग करे ना करे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखे ना रखे, ये सोल ट्रेडर की मर्जी है। वो कंपनीज के ऊपर मैंडेटरी के वो आईएएस फॉलो करें। तो आपके ये 2 और 4 डी आंसर। सेकंड एमसीक्यू में आए। विच आइटम इनकरेक्टली अप्लाइज द मैचिंग कॉन्सेप्ट? इनकरेक्टली कह रहा है, इनकरेक्टली अप्लाइज द मैचिंग। सही है। देखें इसको। कैपिटलाइजिंग स्टाफ एक्सपर्टीज एंड राइटिंग इट ऑफ ओवर वर्किंग लाइफ ऑफ द स्टाफ। ये गलत है। एक्सपर्टीज को आप पैसे की वैल्यू में कैसे मेजर कर सकते हो? आप एक्सपर्टीज की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? और फिर वैल्यू का आप स्टाफ की लाइफ पे, आपकी जिंदगी पर थोड़ी स्टाफ आपके पास रहेगा, कभी भी जा सकता है। तो ये तो कोई भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जा रही है चीज। ठीक है, कि भाई ये कैपिटलाइज स्टाफ एक्सपर्टीज आप कैसे कैपिटलाइज कर सकते हो? तो ये इनकरेक्ट आंसर यही होगा। नहीं, खैर आगे देखते हैं। इंक्लूडिंग अ वैल्यू फॉर अनयूज स्टेशनरी इन बैलेंस शीट। ये बात ठीक है, सही होता है। ये इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट बात है। जो स्टेशनरी बच गई है वो करंट एसेट में लिखी जाती है। प्रोवाइडिंग फॉर बैड डेट्स, जिस साल हुए हैं उसी साल। ये बात भी ठीक है, जिस साल बैड डेट होते हैं उसी साल लिखे जाते हैं। टेलीफोन अक्रूड, हाँ पैसे दिए हो या ना दिए हो, इनकम स्टेटमेंट में आएगा। अक्रूड आएगा। अक्रूड को क्या करते हैं इनकम स्टेटमेंट में? एक्सपेंस में प्लस कर देना अक्रूड को, तो अक्रूड रिकॉर्ड होगा होगा। ये तीनों बातें ठीक है। तो इनकरेक्ट बात एक ही है, ए आंसर होगा इसका। थर्ड पे आ जाए। एक सेकंड दिए। थर्ड करें हम लोग, तब तक सॉल्व में सेटिंग चेंज करो। देखिए यार, एमसीक्यू नंबर 3। गुड्स that had previously been purchased on credit have been returned to the supplier। जो गुड्स उधार पे खरीदे थे, परचेज करे थे, वो हम वापस करें, यानी कि हमारे लिए परचेज रिटर्न है। और सप्लायर के लिए क्या होगी? ये सेल रिटर्न होगी। अभी किसके हिसाब से पूछा है? खरीदने वाली की बुक्स में ये क्या होगा?
परचेज रिटर्न की डबल एंट्री बनानी है। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या बनती है? परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी और सप्लायर डेबिट होगा। सी आंसर हो जाएगा। पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्या होगी? क्रेडिट होगी। ठीक है, नंबर 4। जेसन सोल्ड अ नॉन करंट एसेट विद अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 8,000। कैरिंग वैल्यू का मतलब होता है नेटबुक वैल्यू। उसने एक नॉन करंट एसेट बेचा जिसकी नेटबुक वैल्यू कितनी थी? 8,000 थी नेटबुक वैल्यू। उसने गलती से बैंक टू डेबिट किया है, वो तो ठीक किया है, लेकिन सेल्स को क्रेडिट कर दिया 6,500 से। मिस्टेकनली रिकॉर्डेड दिस बाय डेबिटिंग द बैंक। ठीक है, बैंक डेबिट हुआ, डिस्पोजल क्रेडिट होना चाहिए था, उसने क्या करा? सेल्स क्रेडिट कर दिया। 6,500 रुपए का ये बिका है उससे। यानी कि 6,500 रुपए है इसको बेच के। चीज कितने की थी? 8,000 की। बिकी कितनी? 6,500 की। और 6,500 रुपए जो उसको बेच कर आए हैं वो भी सेल्स तो नहीं है भाई, इसने उसको सेल समझ लिया। डिस्पोजल बाय विच अमाउंट द प्रॉफिट वॉज ओवर स्टेटेड। गलती का इफेक्ट पूछ रहा है, गलती ठीक करने की बात नहीं कर रहा। ये कह रहा है गलती का इफेक्ट क्या आ रहा है इस गलती का, तो हम गलती का इफेक्ट ठीक करते हैं। इस गलती से क्या इफेक्ट आएगा? देखिए, नंबर 1, सेल ज्यादा हुई नहीं। 5,000 नहीं, 6,500 से। सेल 6,500 से ज्यादा हुई नहीं, इसका मतलब ये इनकम है। इनकम ज्यादा करी हुई है, इसका मतलब प्रॉफिट भी ज्यादा हुआ है 6,500 से। तो प्रॉफिट 6,500 से ज्यादा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, हुआ क्या? 8,000 की चीज हमने 6,500 की बेची है, कम में बेची है, तो लॉस हो गया 1,500 रुपए का। तो लॉस क्या होता है? एक्सपेंस। ये भी नहीं लिखा हुआ, तो हमने क्या किया भाई? 1,500 का एक्सपेंस लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं लिखा हुआ, जिसकी वजह से हमारे एक्सपेंस कम हुए हैं। एक्सपेंस कम होने का मतलब हमारा प्रॉफिट क्या हुआ है? ज्यादा हुआ है। तो पहले प्रॉफिट 6,500 से इंक्रीज हुआ हुआ है, फिर दूसरा प्रॉफिट 1,500 से भी इंक्रीज हुआ हुआ है। तो इन शॉर्ट टोटल प्रॉफिट जो है हमारा वो 8,000 से इंक्रीज हुआ हुआ है। 8,000 आंसर है। सही समझ में आ गई बात? सेल्स भी ज्यादा हुई है, प्रॉफिट ज्यादा हुआ हुआ है, और लॉस ऑन डिस्पोजल लिखा हुआ नहीं है क्योंकि उसने इसको डिस्पोजल ही नहीं समझा। तो लॉस नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब खर्चा नहीं लिखा हुआ, खर्चा नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा हुआ। नंबर 5 का, फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। साल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। साल के शुरू में 1 जनवरी को नेटबुक वैल्यू मशीन की कितनी है? 20,000 रुपये। ड्यूरिंग द ईयर उसने 6,000 की मशीन खरीदी एडिशंस। लेकिन कब खरीदी? 30 जून को। साल जनवरी में शुरू हो रहा है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने के बाद जब 6 महीने पूरे हो गए 30 जून को, तो 30 जून को इसने क्या करा? 30 जून को इसने एक और नई मशीन खरीदी 6 महीने के बाद, 6,000 की। ही पेड 50% ऑफ द कॉस्ट इन कैश, और बाकी 50% उसने पुराना व्हीकल बेचा, पार्ट एक्सचेंज अलाउंस करा ना, डिस्पोजल कर दिया, पार्ट एक्सचेंज अलाउंस में चला गया। जो बेचा उसकी नेटबुक वैल्यू कितनी थी? 2,500 रुपये थी, वो बेच दी। 20% नेटबुक वैल्यू पर डिप्रिसिएशन लगाता है टाइम बेसिस पे, मतलब जितना इस्तेमाल किया उतनी डिप्रिसिएशन, जितना इस्तेमाल नहीं किया उस पर डिप्रिसिएशन नहीं। कह रहे साल के आखिर में क्या नेटबुक वैल्यू शो होगी बैलेंस शीट के अंदर? करें सॉल्व। कैलकुलेटर मेरे पास तो फोन में।
कर लिया सॉल्व आप लोगों ने? साल के शुरू की मशीन देखें, नेटबुक वैल्यू 20,000 है। उसमें से ये बिकी होगी, जो बिकी है वो 2500 रुपये की बिकी है। लेकिन 2500 उसकी नेटबुक वैल्यू उस दिन थी जिस दिन वो बिकी है। साल के शुरू में उसकी 2500 नहीं होगी। हुआ सॉल्व? चलो मैं कराता हूँ आप लोगों को एमसीक्यू। टेक्निकल है एमसीक्यू। क्या तो ये बोल रहा है, साल के स्टार्ट में एसेट की जो नेटबुक वैल्यू है वो है 20,000। इस साल की शुरू की वैल्यू है 20,000। ठीक है। जो बिका होगा वो डेफिनेटली इसी में से ही बिका होगा। तो एक क्या होंगे, मंथ टू मंथ पॉलिसी है ना, तो एक रिमेनिंग होंगे और एक वो होगा जो बिक गया, और एक वो है जो आपने खरीदा है एडिशन। जो बिक गया है उसकी वैल्यू कह रहा है 2500 है, लेकिन 2500 किस दिन है उसकी वैल्यू? 30 जून को है। तो 30 जून को वो 2500 का है। यानी कि 30 जून तक उस पर 6 महीने की डिप्रिसिएशन लग गई होगी। जनवरी में साल शुरू हो रहा है ना, ये वैल्यू 20,000 जनवरी की है, और डिस्पोजल की जो वैल्यू वो 2500 दे रहा है वो कब की है? वो जून की है। वो जून की वैल्यू है। तो इसका मतलब जनवरी से जून, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने की डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लग चुकी है। उसके बाद ये 2500 का है। तो साल की कितनी परसेंट है डेप्रिसिएशन? 20%। तो 6 मंथ्स की कितनी डेप्रिसिएशन होगी? 10%। तो इस पे 6 महीने की डेप्रिसिएशन लग चुकी है, उसके बाद ये 2500 का, यानी कि इस पे 10% डेप्रिसिएशन लग चुकी, तो ये 2500 का है। तो हम ये बोलेंगे जो 2500 रुपए इसकी वैल्यू आई है, 10% इस साल की डेप्रिसिएशन लगने के बाद आई है, तो ये वैल्यू 10% कटने के बाद है, रिमेनिंग है 10% डेप्रिसिएशन कट चुकी है, तो ये कितनी है? 90% है। 100% कितनी हो जाएगी? एक्स। तो आ जाएगा 2778 आ जाएगा। यानी कि ये वैल्यू थी इसकी साल के शुरू में बिफोर डेप्रिसिएशन। तो ये जो 20,000 है ना, 20,000 में से 2778 वाला एसेट बिका है, जो 2500 नेटबुक वैल्यू थी 6 महीने के बाद फिर वो बिका है। लेकिन साल के शुरू में इसकी क्या वैल्यू थी? ये 2500 वाले की ये थी 2778। तो 2778 इसकी वैल्यू। समझ में आई बात? तो 2778 वैल्यू वाला जो एसेट है, 20,000 में से वो बिक गया, तो बाकी क्या बचे? 20,000 में से 2778 हटाए, ये बचेगा 17,222। रिमेनिंग में पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगी है 20%। इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी इस साल की। ये क्या आएगी? 3445। एडिशन कितने का हुए? 6,000 का। इस पे लगेगी 20% लगेगी, लेकिन जून में खरीदा है तो 10 मंथ वो हाफ लगेगी, 6 मंथ की लगेगी। अब साल के आखिर में कौन कौन से एसेट रखे होंगे हमारे पास? ये जो खरीदा है 6,000 वाला, और ये जो रिमेनिंग है, ये तो बिक चुका है ना, ये तो साल के आखिर में होगा ही नहीं हमारे पास। सिर्फ रिमेनिंग वैल्यू निकालने के लिए हमने वो करा है कि वो 90% है 2500। देखिए 2500 की वैल्यू क्या बोल रहा है, 2500 की वैल्यू जो बिका है उसकी है, लेकिन वो 30 जून को है 2500। जनवरी को नहीं है 2500, जून को 2500 है। तो जून तक वो 6 महीने डेप्रिशिएट हो चुका होगा, उसके बाद वैल्यू है उसकी 2500। तो 6 महीने के डेप्रिसिएशन के बाद 2500।
ठीक है। अब साल के आखिर में कौन सा बचा वो पूछ रहा है, ये बचा 17,222 प्लस 6,000 के खरीदे, माइनस डेप्रिसिएशन, इस पे कितनी लगी 3,445, और उस वाले पे कितनी लगी नए वाले पे 600। ये माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 19,160 या 50 के करीब हुई ना, तो 1915 समथिंग या 1916 समथिंग आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी के करीब करीब, तो राउंड ऑफ की वजह से थोड़ा सा फर्क आ रहा है, तो बी आंसर है। सॉरी सी, सी आंसर है, सॉरी सी, 19,150। ठीक है, तो ये इसमें था कि जो 2500 की वैल्यू है ये आपको पकड़नी थी भाई, ये 10% डेप्रिसिएशन के बाद वाली है। तो ये पहले वाली क्या वैल्यू थी डेप्रिसिएशन से पहले, तो आपने इसको अज्यूम करना था भाई ये 90% है, 10% लगी होगी 6 महीने, वैसे साल का 20% है, 6 महीने का 10% होगा, तो ये 90% होगा, इसका 100% क्या होगा, वो आप 20,000 साल के शुरू वाली वैल्यू से हटाएंगे डिस्पोजल, तो रिमेनिंग आएगा आपके पास। ये टेक्निकल था एमसीक्यू के हिसाब से। तो देखें ना इसमें क्या वर्ड यूज करा है, इसने करा है ऑन दैट विच हैड द नेट बुक वैल्यू ऑफ 2500 ऑन दैट डेट, ऑन दैट डेट 30 जून वाली डेट को। ठीक है, नंबर 6 पे आ जाए। Which statement describes the limitation of reconciliation and verification procedures? ये है बी, एरर ऑफ कमीशन। देखें वो सारे एरर्स जिनके ये नाम होते हैं ना, ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, ये सारे वो एरर्स हैं जो जिनकी वजह से फर्क नहीं आता। ये वो एरर्स हैं जिसमें गलती दोनों जगह पे होती है, दोनों जगह पे गलती होती है तो डिफरेंस सामने आता ही नहीं है, जब डिफरेंस सामने आता ही नहीं है तो आपके सामने एरर नजर नहीं आता, फिर आपको पूरा गो थ्रू करना पड़ता है, उसमें हिसाब किताब देखना पड़ता है, रसीदों से मिलाना पड़ता है, फिर गलती सामने आती है। लेकिन ये वो एरर्स हैं जिसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं आता। लेकिन ना, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, सस्पेंस नहीं आता, सस्पेंस नहीं आता इसका मतलब क्या है, ये सामने रिवील नहीं होते, इनकी वजह से ट्रायल बैलेंस बैलेंसिंग में फर्क नहीं आता, ट्रायल बैलेंस फिर भी बैलेंस हो रहा होता है, तो यही इसकी लिमिटेशन। नंबर 7 पे आ जाओ। द फॉलोइंग एरर्स इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैव बीन फाउंड एंड करेक्टेड, मिले और सही भी होगा। रिक्वायरमेंट पढ़े, ग्रॉस प्रॉफिट करेक्शन से पहले था 60,200, अब बोल रहा है करेक्शन के बाद ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, तो हमें जीपी पे फर्क बता रहे हैं सिर्फ, ग्रॉस प्रॉफिट बस। नंबर 1, परचेज 250 हमने नहीं लिखी, तो आप परचेज लिखोगे, आप परचेज लिखोगे तो परचेज का एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस लिखोगे, एक्सपेंस लिखोगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा 250 से, तो जो ये 60,200 है ना, ये 250 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2, सेल्स 120 एक्स को की थी, वो वाई के अकाउंट में लिख दी, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये एरर ऑफ कमीशन है। एक्स को डेबिट करना था, एक्स को डेबिट नहीं करा आपने, वाई को डेबिट कर दिया, कोई बात नहीं, डेबिट तो किया है ना आपने, तो ये एरर ऑफ कमीशन कहलाता है। अब आप एंट्री बनाए, एक्स की जगह वाई डेबिट किया, तो आप एक्स डेबिट कर दें, वाई क्रेडिट कर दें, तो ये भी रिसीवेबल है, वाई भी रिसीवेबल है, तो ये गलती कहाँ हुई है, रिसीवेबल में। रिसीवेबल कहाँ आते हैं, बैलेंस शीट के अंदर, इनका प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ता, तो ये प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करेगा, तो एरर 2 में प्रॉफिट अफेक्ट नहीं होगा। एरर नंबर 3, सेल्स ज्यादा हुई हुई है, हाँ हम सेल्स को कम करेंगे, 100 रुपए से सेल्स कम होंगी, इसका मतलब आपकी इनकम 100 रुपए से कम होगी, इनकम कम होगी, इसका मतलब आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, कमाई, इनकम कम हो रही है तो मुनाफा भी कम होगा 100 रुपए से, तो आपका आंसर आ जाएगा 59,850, ये आंसर। करेक्ट करके बताने जीपी लेना है। नंबर 8 पे आ जाए, पढ़े नंबर 8। द बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट कौन बनाता है, बैंक वाले बनाते हैं, बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस है 3,421 का, यानी कि बैंक वालों का क्रेडिट है, बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट है, हमारा ये क्या होगा, डेबिट होगा, एसेट होगा, नॉर्मल होगा। तो ये बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट है, हमारा डेबिट है, नॉर्मल है, एसेट है, लेकिन बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दे रहा है, ये पॉजिटिव बैलेंस है, ये उनका क्रेडिट हमारा डेबिट मतलब पॉजिटिव। हमारे बैंक कैश बुक से बैलेंस नहीं हो रहा है, रिकंसिलिएशन पे जाना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन में पता चला आ रिसीट, कैश बुक में पैसे आए 125 रुपए, बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहे, तो ये क्या हो गया, अनक्लियर चेक्स।
ये वो चेक्स हैं जो हम अपने पास जमा कर चुके हैं, अपने पास ऐड कर चुके हैं, लेकिन ये एक्चुअली पैसे आए नहीं है, बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहे, एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड है, बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, हम ऐड करके बैठे हैं, तो ये अनक्लियर चेक है, पैसा आ रहा है इसमें। और पेमेंट, ये अभी तक बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, हम लिख कर बैठे हैं, तो ये हो गए अनप्रेजेंटेड। तो अनक्लियर्ड और अनप्रेजेंटेड आ गए। ये अनक्लियर्ड अनप्रेजेंटेड आपको पहचानने आने चाहिए, यही स्टेटमेंट्स होती हैं, इससे आप पहचाने पैसा जमा हुआ है, बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, जमा हुआ है स्टेटमेंट में नहीं है, तो ये अनक्लियर्ड है। पेमेंट हुई है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, अनप्रेजेंटेड है। द बैंक स्टेटमेंट शोड बैंक चार्जेस, हमने नहीं लिखे हुए। क्रेडिट ट्रांसफर, इसमें पैसा आता है, क्रेडिट ट्रांसफर पैसा आता है, डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर में पैसा जाता है, क्रेडिट ट्रांसफर पैसा आता है, ये हमने कैश बुक में नहीं लिखे। विच बैलेंस वॉज शोन इन कैश बुक, सबसे पहले ब्रॉड डाउन पूछ रहा है कैश बुक का, सॉल्व करने से कैश बुक का ब्रॉड डाउन निकालना है। एडजस्टेड कैश बुक, इसमें क्या आ गया, बैंक चार्जेस आ गए, पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट ट्रांसफर आ गया, पैसे आ रहे हैं 177, लेकिन ब्रॉड डाउन नहीं है, सीडी भी नहीं है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे आ जाए, ये सी के सीडी से शुरू होती है, बैलेंस एडजस्टेड ये पता नहीं है हमें, हम ऐड करते हैं इसमें अनप्रेजेंटेड और हम इसमें से लेस करते हैं अनक्लियर्ड। अनक्लियर्ड है 125, अनप्रेजेंटेड है 450। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आएगा, उसने दिया हुआ है 3421। अब आप ये सोचोगे 3421 प्लस होना है माइनस होना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, भाई ये पॉजिटिव है, बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट है, हमारा डेबिट है, नॉर्मल है, एसेट है, पॉजिटिव। अब हम इससे बैकवर्ड आते हैं, अब देखें हम बैक, ऐसे तो मैंने कल भी काफी कहा, ये बैकवर्ड आएंगे और ये बैलेंस निकालेंगे पहले, तो सही है। तो एडजस्टेड हमें पता नहीं है, एक्स हो गया, अनप्रेजेंटेड 455 प्लस अनक्लियर्ड माइनस, और बैंक स्टेटमेंट 3421 है, तो बैकवर्ड आएंगे तो ये उधर जाके प्लस होगा और ये प्लस वाला उधर जाके क्या होगा, माइनस, तो ये एडजस्टेड निकल जाएगा। तो 3421 माइनस 455 प्लस 125, ये एडजस्टेड आ जाएगा। कितना आ रहा है एडजस्टेड, चेक करें। 3421 माइनस 455 प्लस 125। अब आप ये बोलेगा अनप्रेजेंटेड, तो यार माइनस हो रहा है, ये कल वाली बात, ये उस साइड पे गए, एडजस्टेड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये उस साइड पे गए तो ऑपोजिट रिएक्ट कर रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के साथ 3091 आ रहा है आपका ये बैलेंस, पॉजिटिव है, ब्रॉड डाउन। पॉजिटिव होता है तो सीडी किधर है, क्रेडिट, सॉरी डेबिट, एसेट है ना बैंक, ब्रॉड डाउन डेबिट है, पॉजिटिव है तो डेबिट है, सीडी क्रेडिट है, 3091। अब ये बोल रहे हैं इसका ब्रॉड डाउन निकालो, तो 3091 और इस साइड पे क्या है 64 ऐड कर दें, और इस साइड पे क्या है 177 माइनस कर दें, तो ये आ रहा है ब्रॉड डाउन 2978। ये पूरा बैकवर्ड आके ब्रॉड डाउन निकालना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कितना बैलेंस है, 2978, ये आंसर है। तो ये हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से शुरू करेंगे, बैकवर्ड आएंगे, एडजस्टेड निकालेंगे, एडजस्टेड को टी अकाउंट में डालेंगे, और फिर अकाउंट बैलेंस करके ब्रॉड डाउन निकालेंगे। ठीक हो गया। नंबर 9 पे आते हैं, विच स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट के बेनिफिट्स बताने हैं। रिडक्शन ऑफ फ्रॉड, ओरिजिनल एंट्री का एरर नहीं मिलेगा, देखें आप ये हमेशा याद रखें, ये एरर जिसके नाम दिए हुए होते हैं वो एरर्स हैं जिसमें सस्पेंस नहीं आता, वो सामने नहीं आते, वो दोनों जगह के एरर्स होते हैं, वो अमाउंट में फर्क नहीं लाते, तो वो डिटेक्ट नहीं होते, वो वाले एरर, तो ओरिजिनल एंट्री डिटेक्ट नहीं होता। ट्रांसपोजिशन एरर्स बिल्कुल हो सकते हैं, अमाउंट में डिफरेंस है, अमाउंट में गलती है, तो अमाउंट में गलती होगी तो पकड़ में आ जाएगी भाई। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिल्कुल, कंट्रोल अकाउंट के बैलेंसेस एसएलसीए के पीएलसीए के बैलेंस शीट के अंदर जाता है, डेटर का बैलेंस क्रेडिटर का बैलेंस, सी आंसर होगा। नंबर 10, a trade payable 720 transferred from purchase ledger had been entered on the wrong side of sale ledger, सेट ऑफ हुआ है बेसिकली कह रहा है, सेट ऑफ एसएलसी में किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड पे आता है, वो कह रहा है गलत तरफ लिख दिया, क्रेडिट साइड पे आता है, क्रेडिट पे लिखता है एसएलसी में तो ठीक होता, उसने नहीं लिखा क्रेडिट पे, गलत साइड का मतलब उसने डेबिट पे डाल दिया, तो यहाँ डबल अमाउंट से करेक्शन होगी, क्रेडिट पे लिखना था, क्रेडिट पे लिखा नहीं, उल्टा डेबिट पे अलग लिख दिया। अब आगे पढ़ लेते हैं। एसएलसीए का बैलेंस आ रहा है 92,460 करेक्शन से पहले,
और प्रोविजन फॉर बैड डेट है 1,000 का। करेक्ट बैलेंस बताना है एसएलसीए का, बना लें एसएलसीए। कितना बैलेंस है? 92,460। सेट ऑफ क्रेडिट पे आना था, नहीं लिखा। हम लिखते हैं क्रेडिट पे। तो एक तो क्रेडिट पे नहीं लिखा था, वो आ गया। और जो खामा खाई में डेबिट पे डाला हुआ है, उल्टा गलत डेबिट पे डाला हुआ है, उसको भी तो हटाना है। उसको हटाने के लिए भी हम क्या करेंगे? फिर से क्रेडिट करेंगे। और पीबीडी अलाउंस, पीबीडी बैड डेट तो आता है एसएलसी में, पीबीडी एसएलसी के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। ये एसएलसी में नहीं आएगा, इसको इग्नोर कर देंगे। वो एसएलसी का सीडी पूछ रहा है हमसे, एसएलसी में आता ही नहीं है। इसको सॉल्व करने 92,460 माइनस 1,400, 1,000 ये गया, 91,400 वो गया, 91 और 40 निकालने, 020। बी आंसर। सही है। तो एक ही एरर है सेट ऑफ वाला, क्रेडिट पे लिखना था नहीं लिखा, उल्टा डेबिट पे अलग डाल दे तो डबल अमाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट बात 11। After preparing profit and loss, it was discovered that the purchase of an office computer is non-current asset. हमने गलती से उसको परचेज एक्सपेंस में डाल दिया। एनसीए खरीदा, एनसीए को एक्सपेंस बना दिया गलती से। एरर ऑफ प्रिंसिपल। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू बना दिया। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ करेक्टिंग दिस एरर? ये रिक्वायरमेंट ध्यान से पड़ेगा। वो बोल रहे हैं इस एरर को ठीक करेंगे तो क्या होगा। ठीक करेंगे तो ये होगा भाई, सुने, नॉन करंट एसेट से हटाएंगे, सॉरी, नॉन करंट एसेट में लिखेंगे। एनसीए था ना, एक्सपेंस में डाला हुआ है, तो एनसीए लिखेंगे, एनसीए बढ़ेगा। दूसरा, एक्सपेंस बिला वजह लिखा हुआ है, एक्सपेंस को हटाएंगे। एक्सपेंस हटेगा तो कॉस्ट, परचेज हटेगा ना, परचेज कम होगा, परचेज एक्सपेंस है, परचेज कम होगा तो खर्चा, कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यही पूछ रहा है। कॉस्ट पे क्या असर पड़ेगा? कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट बढ़ेगा, तो बी आंसर होगा। परचेज कम करेंगे, बिला वजह परचेज में लिखा हुआ है, परचेज कम करेंगे तो क्या होगा? कॉस्ट भी कम होगी। कॉस्ट, खर्चा कम होगा तो मुनाफा क्या होगा? बढ़ जाएगा। अभी आंसर 12। बिजनेस का प्रॉफिट दिया हुआ 64,000। ये दो चीज अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं करी है, ये इसके बगैर है। हम इसकी इसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या है भाई ये दो एडजस्टमेंट? नंबर वन, नंबर वन, अलाउंस फॉर बैड डेट 2% है। रिसीवेबल 1.5 लाख थे साल के शुरू में, और 220 हैं साल के आखिर में। हमने इसकी इसकी हिसाब किताब नहीं, कभी कर लेते हैं। साल के शुरू में 150,000 पे पीबीडी निकालते हैं शुरू का, 2% निकालना है, 3,000 आएगा शायद। 2%। साल के आखिर में कितने हैं? 2,20,000। ये भी 2%। 4,400। पीबीडी बढ़ रहा, कहते हैं 3,000 से 4,400 का आ रहा है, 1,400 से बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ये जो 64,000 का प्रॉफिट है, ये कम हो जाएगा पीबीडी बढ़ने की वजह से, प्रॉफिट 1,400। दूसरा, ऑन द लास्ट डे ऑफ द पीरियड 4,000 वॉज रिकवर्ड फ्रॉम रिसीवेबल। बैड डेट रिकवर्ड हो गया, इसको भी रिकॉर्ड नहीं करा। बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है? इनकम। इनकम क्या करेगी? प्रॉफिट को बढ़ा देगी। तो 1,400 से आपका कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। रिवाइज प्रॉफिट बता दें क्या है। तो 6,000, 64 में 4,000 ऐड करें, 68, 68 में 1,400 हटाएं, 68 में से 1,000 हटा 67, 67 में से 400 हटाए तो 66, 600। डी आंसर। तो सिंपल एमसीक्यू था, पीबीटी की एडजस्टमेंट करनी थी और बैटरी रिकवर्ड अदर इनकम डालनी थी, फिर बताना था प्रॉफिट कितना। 13 पे आ गए। A sole trader does not keep a complete set of books of account.
इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है उसके पास। ही बिलीव्स a staff member has stolen some cash स्टोल हुआ है, कैश चोरी हुआ है, which item will not be needed to calculate the amount missing। कैश चोरी हुआ है, कैश अकाउंट से निकलेगा, कैश अकाउंट से निकलेगा तो कैश की ट्रांजेक्शन चाहिए, कैश के अलावा कोई ट्रांजेक्शन होगी तो वो नहीं चाहिए हमें। तो कह रहे क्या नहीं चाहिए, कैश के अलावा कोई ट्रांजेक्शन है वो नहीं चाहिए, वो इसका आंसर होगा। तो देखते हैं अभी। कैश इन हैंड, ये कैश अकाउंट में आएगा बिल्कुल, ये आएगा, ये चाहिए होगा ब्रॉड डाउन। बैंक से ड्राइंग्स करनी है, बैंक का कोई काम नहीं है, कैश अकाउंट से कैश, कैश, ये बैंक का कोई काम नहीं। कैश स्टोलन निकालने हो कैश अकाउंट से निकलेगा, कैश ट्रांजेक्शन चाहिए होंगी, बैंक का कोई काम नहीं है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, अगेन चेक मिल रहा है, बैंक। कैश सेल्स और कैश परचेज कैश अकाउंट में आएंगे, ये तो चाहिए होगा। तो क्या नहीं चाहिए वो पूछ रहा है, तो क्या नहीं चाहिए भाई, 2 और 3 नहीं चाहिए होगा, ये आंसर। ये नहीं पूछ रहा है क्या चाहिए होगा, ये पूछ रहा है क्या नहीं चाहिए होगा। बैंक ट्रांजेक्शन नहीं चाहिए, बैंक का कोई काम नहीं है, तो 2 और 3 इसका आंसर। 14 पर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने को बोल रहा है, मार्कअप है 20%। सॉल्व कर लें, ओपनिंग परचेज क्लोजिंग, बस एक चीज सब कुछ दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग है, परचेज है, कैरेज है। कैरेज आउटवर्ड तो एक्सपेंस में आता है ना, ये तो कॉस्ट ऑफ सेल और जीपी के बाद आता है, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस है। ये कहा आता है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आता है, इसका कोई काम नहीं है, इसको इग्नोर कर देंगे। स्टॉक ड्राइंग्स आती हैं, ये परचेज से माइनस होती हैं, लेकिन ये सेलिंग प्राइस पर है, और मैंने आपको बताया स्टॉक ड्राइंग्स हमेशा कॉस्ट प्राइस पे आती है, इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1800 सेलिंग प्राइस, हमें क्या दिया हुआ मार्कअप, मार्कअप सेलिंग प्राइस में नहीं लगता, सेलिंग प्राइस में क्या लगता है, मार्जिन। हमें यहाँ मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। 20% है, एड न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर, 16.67% आएगा आपका मार्जिन। ये मार्जिन लगाए इसके ऊपर, इसके अंदर जो मुनाफा शामिल है वो आ जाएगा, तो 1800 पे आप मार्जिन लगाएं, 16.67%। 1800 पे आप 16.6667%, 300 रुपये मुनाफा है इसके अंदर, ये माइनस कर दें आप 1800 में से 300 जो मुनाफा है, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी स्टॉक ड्राइंग्स की 1500। आप सॉल्व कर लें, ओपनिंग इन्वेंट्री 1780, परचेजेस 23,400, कैरेज इनवर्ट 700, परचेज रिटर्न माइनस नहीं है, स्टॉक ड्राइंग माइनस कॉस्ट प्राइस पे 1500, कैरेज आउटवर्ड आता नहीं है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री 2100। सॉल्व कर लें इसको, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी आपकी, यही पूछ रहे कॉस्ट ऑफ सेल बताओ। सही है, आंसर बताना, कॉस्ट ऑफ सेल्स। बस एक चीज थी, स्टॉक ड्राइंग्स आपको सेलिंग प्राइस पे दी हुई थी, इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना, और कैरेज आउटवर्ड का कोई काम नहीं है। सॉल्व करने क्या रहा है आंसर। 15 पे आ जाए, बोथ पार्टनर्स इन अ बिजनेस हैव अ क्रेडिट बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, जब करंट अकाउंट बनाया तो उनका ब्रॉड डाउन कहाँ था, क्रेडिट साइड पे था, ब्रॉड डाउन क्रेडिट है, करंट अकाउंट मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। हाउ डज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे अफेक्ट करेगा, देखें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट में ऐड होता है, क्या होता है इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट को क्या करेगा, बढ़ाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट में प्लस होगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो इनको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, तो इसकी वजह से शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज होगा।
शेयर ऑफ प्रॉफिट तो बढ़ेगा। नंबर 2, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में किधर आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड पे। करंट अकाउंट के बैलेंस को क्या करता है? घिराता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग्स दोनों डेबिट पे आती है, करंट अकाउंट को कम करती है। तो करंट अकाउंट बैलेंस को ये कम करेगा और शेयर ऑफ प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। तो ये बी आंसर होगा। समझ गए? प्रॉफिट में ऐड होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन करंट अकाउंट में ये किधर जाएगा? डेबिट साइड पे। करंट अकाउंट को ये कम कर देगा। तो 15 का आंसर बी है। 16 पे आते हैं। देखिए, विक्रम एंड वॉल्टर आर इन पार्टनरशिप बट हैव नॉट मेड एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये दोनों पार्टनरशिप में हैं लेकिन इनका पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। तो एग्रीमेंट मिसिंग है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नेट एसेट्स ऑफ पार्टनरशिप साल के आखिर में 1,80,000। मतलब नेट एसेट्स का मतलब होता है जब आप सारे एसेट्स माइनस कर देते हैं सारी लाइबिलिटीज में से। ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज जब आप कर देते हैं, सारे एसेट माइनस सारी लाइबिलिटीज आप करते हैं, तो 1,80,000 है इनके पार्टनरशिप का नेट एसेट्स। कैपिटल और करंट अकाउंट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस है करंट अकाउंट के। क्या बैलेंसेस है करंट अकाउंट के? ब्रॉड डाउन बता रहा है करंट अकाउंट का। इसका डेबिट है और इसका क्रेडिट है। प्रॉफिट हुआ है इस साल पार्टनरशिप का 85,000 एप्रोप्रिएशन से पहले। और एक पार्टनर ने लोन दिया हुआ है 20,000 का पार्टनरशिप को। कोई सैलरी नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, एग्रीमेंट नहीं है ना। एग्रीमेंट नहीं होता तो आपको पता है पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1890 चलता है। 1890 एक्ट में क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस बराबर डिवाइड होते हैं। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कोई बोनस नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। हाँ, किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, लोन, तो लोन पे कितना है इंटरेस्ट ऑन? लोन 5%। तो ये प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, इसको सॉल्व कर लें। बनाया अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट है? 85,000 का। इक्वली डिवाइड कर लें 85 को। और कैलकुलेटर नहीं है, आप लोग कर लें उसको। तो 42,500, 42,500। कैपिटल बताना है इसका कितना होगा। तो पहले आप करंट अकाउंट बना के प्रॉफिट को डालें करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में सीडी निकालें। इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे ख्याल से माइनस हुआ होगा, इन्होंने चेक करने दी, क्योंकि प्रॉफिट का वर्ड लिखा हुआ है बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो वो तो एक्सपेंस में आता है। फिर भी एग्रीमेंट नहीं था, एक मिनट मैं चेक करके बताता हूँ आपको, रुको। वैसे इंटरेस्ट ऑन लोन आना नहीं चाहिए, लेकिन देखते हैं। 5% अगर हम लगाते हैं। ओके। 1,000 बनेगा। 42। 42। 6,0800। 1,80,000। 92,400। 1,2,6,400।
कर लिया सॉल्व आप लोगों ने? मेरा फोन ही बोल रहा है कैलकुलेटर नहीं है। आप लोग करेंगे उसको कैलकुलेटर याद नहीं था। हाँ 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 हाँ। हो गया सॉल्व, मैं करा देता हूँ। सुना? इधर देखना यार। प्रॉफिट पार्टनरशिप का कितना था? 85। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन कह रहा है। बिफोर एप्रोप्रिएशन का मतलब बस एप्रोप्रिएशन करना बाकी है, बाकी सब हो चुका है, यानी कि लोन पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट वो एक्सपेंस में जाता है ना, वो सब हो चुका है, उसके बाद का ये प्रॉफिट है। कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है, सैलरी इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वल हो जाएगा, तो 40 to 500, 40 to 500। आप इनके करंट अकाउंट्स बना लें आप। कौनिक, विक्रम और वॉल्टर। अब इसका ब्रॉड डाउन कह रहा है, विक्रम का डेबिट है। कितना है विक्रम का? 3200 डेबिट है, डेबिट पे आ गया। और इसका क्रेडिट है 6800, आई गेस। क्रेडिट पे आ गया। शेयर ऑफ प्रॉफिट डालें। कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट? 42,500। क्रेडिट पे आता है 42,500। लोन तो यहाँ आता नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा इसका। इसी को मिला है ना, किस इसने लोन दिया था, करंट अकाउंट में तो आएगा ना, प्रॉफिट से कट चुका है लेकिन करंट अकाउंट में तो आएगा उसके। कितना है? 20,000 है ना। 20,000 का 5% होता है तो इसको कितना मिला होगा? 1,000 इंटरेस्ट ऑन लोन। 1,000 आ जाए। अब आप निकालें सीडी। सीडी डेबिट साइड पे आते हैं तो ये क्या होते हैं? पॉजिटिव। जब करंट अकाउंट में सीडी डेबिट पे आता है तो ये क्या होता है? पॉजिटिव, बैलेंस शीट में ऐड होता है जाके। अब आप टोटल करेंगे कितना कितना आ रहा है। ये आएगा 43,500। 3,000 हटाएं, 40,300। और ये आ रहा है, ऐड कर लें, 48,49,300। तो करंट अकाउंट इसका आ रहा है 40,300 और करंट अकाउंट इसका आ रहा है 49,300। अच्छा, इसमें क्या हुआ है? कैपिटल ऐड हुआ है। और फिर जो नेट एसेट्स है ना, वो आ रहे हैं, नेट एसेट्स मतलब ऑल एसेट माइनस ऑल लाइबिलिटी। सारी लाइबिलिटी उसमें से कट चुकी है, लोन करंट लाइबिलिटी सब कट चुकी है। वो 1,80,000 आ रहा है। तो यानी कि कैपिटल इन दोनों के मिलाकर कुछ होंगे, विक्रम और वॉल्टर के। वो कैपिटल इनके करंट अकाउंट के सीडीज में ऐड हुए, तो टोटल नेट एसेट क्या है? 1,80,000 क्या है। तो आप एक काम करें, 1,80,000 में से अब ये दोनों के ये माइनस कर दें, 40,300 और 49,300, तो ये बनेंगे 89,600। 89,600 माइनस कर दें तो जो ये बच रहा है ना, ये क्या है? ये कैपिटल है दोनों का, है ना। कैपिटल और करंट अकाउंट ही बन के टोटल बनता है ना। तो करंट अकाउंट का टोटल बन रहा है 89,600, वो माइनस कर दें 180 टोटल में से, तो क्या बचेगा? कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आ जाएंगे इनके। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कितने आए? माइनस करें यार 89 का, मतलब इसको अगर 90,000 कर ले तो 90,400। तो 90,400 आ गए। और एग्रीमेंट नहीं है तो कैपिटल भी इक्वल होंगे, तो डिवाइड बाई 2 कर दें इनको। ये हो जाएंगे 45,200। 45,200 वो एक बंदे का पूछ रहा है, तो उसका कितना कैपिटल हुआ? 45,200 कैपिटल हुआ। तो इसका आंसर होगा 45,200, बी आंसर होगा। देख लें इसकी पूरी वर्किंग। ये टेक्निकल है। पहले आपने क्या करा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के आपने प्रॉफिट कुछ भी नहीं था, शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल कर दिया। फिर करंट अकाउंट बनाए, करंट अकाउंट में इन सबको अपनी अपनी जगह पे लिखा। लोन का इंटरेस्ट करंट अकाउंट में अगर पार्टनर का है तो उसके क्रेडिट पे आता है, वो क्रेडिट पे लिखा और सीडी निकाल ली। तो 40,300, 49,300 करंट अकाउंट के सीडीज आ गए। करंट अकाउंट कैपिटल का बैलेंस रखा एक्स,
प्लस करंट अकाउंट दोनों पॉजिटिव थे वो प्लस करे, इज इक्वल टू टोटल बना 180 दिया हुआ है। तो ये जो प्लस हो रहे थे करंट अकाउंट उधर जाके माइनस हो गए 180 में से, तो कैपिटल आ गया दोनों का मिलाकर 90,400। इक्वली डिवाइड होगा क्योंकि इक्वल कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो उसका कितना आ जाएगा 45,200, 45,200, तो वो 45,200 आपका आंसर। लेकिन कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें आप। ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस जो होता है एसएलसीए का उसी को ठीक करते हैं ना हम। एसएलसीए का जो क्लोजिंग आता है वही तो गलत होता है, उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। तो क्लोजिंग को सीडी को हम पहले क्या बनाते हैं, एसएलसीए के अंदर बीडी बनाते हैं एडजस्टेड के अंदर, और फिर उसकी रिकंसिलेशन शुरू करते हैं। सीडी तो बीडी बनता है। पुराने एमसीक्यू को बता रहा था। सही है, नेक्स्ट पे आ जाओ। 17। 17 देखें। Which row correctly shows an example of capital reserve and revenue reserve? कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व नहीं होता, रिटेन नहीं होता। शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन रिजर्व ये दो कैपिटल रिजर्व होते हैं। लेकिन देखते हैं यहाँ आ जाए रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व नहीं होता, ये होता है लेकिन वो कैपिटल नहीं है, ये है जनरल रिजर्व। तो डी आंसर होगा। शेयर प्रीमियम कैपिटल रिजर्व है और इसके बराबर में रेवेन्यू रिजर्व जनरल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व, तो इसका डी आंसर होगा। ये रो सेलेक्ट करनी थी जो सही बता रही है। रिवैल्यूएशन रिजर्व होता लेकिन इसके साथ शेयर प्रीमियम है, शेयर प्रीमियम रेवेन्यू नहीं होता, तो ये गलत हो गया, तो ये रो गलत हो गई इस वजह से। 18 पे आ जाए, नंबर 18। ऑन 1 जनवरी कंपनी मेक्स अ बोनस इशू ऑफ 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 0.5 ईच। बोनस इशू करिए कंपनी, तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर प्रीमियम डेबिट होगा 10,000 इंटू 0.5, 5,000, और ओएससी क्रेडिट होगा 5,000। इस साल राइट इशू भी करा है 15,000 का 0.6 पे। राइट इशू करते हैं बैंक डेबिट, 15,000 शेयर बेचे 0.6 पे, तो 15,000 इंटू 0.6 करें यार, 9,000 रुपये आ गए। ओएससी क्रेडिट होगा वही 0.5 पार वैल्यू 7,500 से, और शेयर में हम क्रेडिट होगा 15,000 से 0.1 से। ये दो डबल एंट्रीज बनेंगी बोनस की और राइट इशू, जैसे नॉर्मली बनती है वैसे। अभी बोल रहे हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे क्या असर पड़ेगा। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, पहली वाली एंट्री का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले वाली एंट्री का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। एक रिजर्व बढ़ रहा है बोनस में, एक कम हो रहा है, तो ओवरऑल रिजर्व्स क्या है, सेम। दूसरी का सिर्फ फर्क पड़ेगा राइट इशू का। क्या हुआ है, ओएससी क्रेडिट। रिजर्व क्रेडिट कब होता है, जब बढ़ता है या कम होता है। रिजर्व क्रेडिट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, राइट, ये प्लस है। और शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, प्लस है। तो कितने से बढ़ रहे हैं, 9,000 से। तो रिजर्व्स कितने से बढ़ रहे हैं, 9,000 से, और करंट एसेट बैंक भी कितने से बढ़ रहा है, 9,000 से। तो ए आंसर होगा इसका। बाकी बोनस का कोई अफेक्ट ही नहीं है, बोनस करंट एसेट को चेंज ही नहीं कर रहा, बोनस में पैसे ही नहीं आता, तो करंट एसेट पे नो चेंज। और एक रिजर्व बढ़ रहा है, ओएससी शेयर प्रीमियम कम हो रहा है, नो अफेक्ट। तो सिर्फ राइट इशू का अफेक्ट आएगा, और वो हम ए आंसर हो जाएगा। 19 पे आते हैं। An accounting student made the following statements about requirements of different users of accounting information of a company. ये कौन कौन इन्फॉर्मेशन यूज करता है। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जो सही है वो बता, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है। गवर्नमेंट वांट्स टू असेस कंपनीज आरओसी, नहीं, गवर्नमेंट का थोड़ी काम आरओसी निकालना है यार। आरओसी क्या है कंपनी का, गवर्नमेंट थोड़ी देखेगी। गवर्नमेंट प्रॉफिट देखेगी टैक्स लगाने के लिए, लेकिन आरओसी नहीं देखेगी। सप्लायर वांट टू नो इफ कंपनी इज फाइनेंशियली स्टेबल, बिल्कुल सप्लायर देखना चाहते हैं फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं है, तो वो उसको उधार दे या ना दे। अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, वैसे ही इतना उधार है उस पर, तो अपने पैसे डुबोने वाली बात है। हम इनको उधार देंगे तो भाग जाएंगे, पैसे दे ही नहीं पाएंगे, ये देखेगा। ये सही है बात। मैनेजर यूज द इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल, मैनेजर भी यूज करते हैं प्लानिंग कंट्रोल में, ये बात भी सही है।
लेंडर्स वांट टू नो वेदर द बिजनेस इज एबल टू पे डिविडेंड्स। नहीं, लेंडर्स का डिविडेंड से ताल्लुक ही नहीं है। लेंडर का ताल्लुक है कि आप इंटरेस्ट दे सकते हो और उनका पैसा वापस कर सकते हो या नहीं। डिविडेंड मालिक देखता है, शेयर होल्डर देखता है, लेंडर नहीं देखता। तो 1 और 4 गलत है, 2 और 3 सही है। उसने पूछा सही क्या है वो बताओ, 2 और 3 डी आंसर हो जाएगा। 20th पे आ जाए। व्हाट कुड इम्प्रूव द करंट रेशियो ऑफ अ सोल्ड डेटर। करंट रेशियो कैसे इंप्रूव होगा, ये आप लोग कर लेगा। करंट एसेट्स बढ़ा दें और करंट लायबिलिटीज आप कम कर दें तो करंट रेशियो क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। नंबर 1, डिलेइंग पेमेंट टू सप्लायर। सप्लायर को देर से पैसे दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। पैसे आप नहीं भी दो तब भी करंट एसेट उतना ही है, लायबिलिटी उतनी ही है। पैसे देर से दो तो पैसे जाएंगे, पैसे जाएंगे तो करंट एसेट भी कम होगा, करंट लायबिलिटी भी कम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होता रिसीव्ड का ऑप्शन होता तो फायदा होता, तो करंट रेशियो बेहतर हो जाता, लेकिन डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा तो ये नहीं है ऑप्शन। नंबर 2, इनकरेजिंग क्रेडिट कस्टमर्स टू पे प्रॉम्प्टली। इसका भी फर्क नहीं पड़ेगा। रिसीवेबल से जल्दी पैसे ले लो तो पैसा आएगा, कैश करंट एसेट आएगा, लेकिन रिसीवेबल करंट एसेट चला जाएगा, तो नो अफेक्ट। परचेजिंग ऑल इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, इसका भी नो अफेक्ट। इन्वेंट्री खरीदोगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी, बढ़ेगी। सही है। ड्रॉइंग्स, हाँ इससे फर्क पड़ेगा। ड्रॉइंग्स रोक दो, ड्रॉइंग्स रोक दोगे तो कैश रुक जाएगा, कैश रुक जाएगा तो करंट एसेट बढ़ जाएंगे, तो करंट रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। 21st पे आ जाए जल्दी से यार। नंबर 21, देखिए 21 में क्या है। 21 में ये क्या कर रहा है, विच रेशियो विल आइडेंटिफाई द हाइएस्ट प्रॉफिट। हाईएस्ट प्रॉफिट किस सिचुएशन में है, एक्सपेंस टू सेल 18% और एनसीए टर्नओवर 4 टाइम्स। सारे पढ़ने पड़ेंगे ऑप्शन। एक्सपेंस टू सेल 18%, एनसीए टर्नओवर 6 टाइम्स। एनसीए टर्नओवर का मतलब सेल्स बहुत ज्यादा है। एक्सपेंस टू 20%, ये तो 20% तो दोनों हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि हमारी कमाई का 20% खर्चे हैं और एक तरफ हमारी कमाई का 18% खर्चा है। यानी कि इन शॉर्ट ये समझे, आप 100 रुपए कमा रहे हैं, आपकी सेल्स कितनी है, 100 रुपए की। 100 रुपए में 18 का खर्चा है तो वो अच्छा है, या 100 रुपए में 20 रुपए का खर्चा है तो अच्छा है। प्रॉफिट ज्यादा कहाँ होगा, या खर्चा कम होगा। खर्चा 20 वाला ज्यादा है, 20 वाला ज्यादा होगा और 18 वाला क्या होगा, खर्चा कम। तो प्रॉफिट ज्यादा कहाँ होगा, जहाँ खर्चा कम है। खर्चा कम कहाँ है, 18% पे। तो ए और बी में से कोई एक ऑप्शन होगा। और ए और बी में ये देखें, एनसीए टर्नओवर, ये तो 18-18 है, दोनों सेम है। एनसी टर्नओवर 4 टाइम्स है, एनसी टर्नओवर 6 टाइम्स है, तो 6 टाइम्स वाला प्रॉफिटेबल ज्यादा होगा, क्योंकि इसका मतलब सेल्स ज्यादा हुई है, प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो बी आंसर होगा 21 का। 22, एसिड टेस्ट रेशियो निकालना है यार। एसिड टेस्ट रेशियो में हम इन्वेंट्री नहीं लेते, तो करंट एसिड में आप क्या लोगे, रिसीवेबल, कैश, बस, और डिवाइड बाय पेएबल और अदर पेएबल। ये आ जाएगा आपका आंसर, ये खुद कर लेगा आपको सही। 23 पे आ जाए। 23 देखें, अ कंपनी अपने एम्प्लॉय को पैसे दे रही है 6.8 पर आवर, 1 घंटे के 6.8 दे रही है, तो पर आवर इज 6.8। 40 घंटे काम करता है एक हफ्ते में। ओवर टाइम प्रीमियम देते हैं, ओवर टाइम में हम एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, 50% एक्स्ट्रा देते हैं, और बोनस भी देते हैं 0.25 का 1 यूनिट का, अगर उसने 350 से ऊपर यूनिट बनाए तो सब पे बोनस मिलेगा। एम्प्लॉयज को 350 रुपए की तनख्वाह देनी ही देनी है, सॉरी 330 रुपए की। एक एम्प्लॉय 45 घंटे काम कर रहा है, ओवर टाइम तो कर रहा है, 40 घंटे की जगह 45 घंटे कर रहा है, 5 घंटे ओवर टाइम काम कर रहा है। ओवर टाइम 5 घंटे के ओवर टाइम के हिसाब से पैसे देंगे, लेकिन 410 यूनिट भी बना रहा है, ज्यादा भी बना रहा है भाई, बोनस भी बनेगा। करें टोटल 40 घंटे के 6.8 है, करें मल्टीप्लाई। और 5 घंटे ओवर टाइम है, इसके पैसे क्या होंगे, 50% एक्स्ट्रा होंगे, तो 6.8 का 50% निकालें। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा यार, 1 मिनट में कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लें।
देखिए भाई, 1 घंटे के क्या है, 6.8 है। ओवर टाइम में क्या होगा, 50% ज्यादा देगा। 50% इसका निकालें, यानी कि इसका 150% निकालें, तो 50% कितना आएगा यार, 10.2 बन जाएगा 50%। ये ओवर टाइम के पैसे होंगे। करके देखते हैं, 6.8 इंटू 150%, 3.4 ऐड करें तो 10.2 ओवर टाइम। 40 घंटे तो इसने नॉर्मल काम किया, 40 घंटे 6.8 के हिसाब से पैसे मिले। 45 घंटे काम किया तो 5 घंटे ओवर टाइम हो गए। 45 आवर्स काम किया ना। 40 घंटे नॉर्मल काम करने थे, 5 घंटे ज्यादा किया, 45 घंटे, 5 घंटे ओवर टाइम हो गया। तो 5 घंटे ओवर टाइम के पैसे क्या है, 10.2 हो गए। अब इससे बनाए कितने, 410 यूनिट। वो कह रहे हैं 350 से जितने ऊपर बनाता है उन सब पे बोनस देते हैं। तो 350 के बजाय इसने बनाए 410, तो ऊपर कितने बनाए, 60 यूनिट्स ऊपर बनाए जिसमें बोनस मिलेगा। तो 60 यूनिट्स, क्या बोनस मिलेगा, हर यूनिट पे 0.25 मिलेगा। तो ये बन जाएगा 15 रुपए बोनस के। ये ऐड कर दें तो उसके पैसे बनेंगे 338। बी आंसर है, बी आंसर 23। सही है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट पे आ जाए, 24। When are unit costing and job costing applied? जॉब कॉस्टिंग यूनिट कॉस्टिंग कब होती है, जॉब कॉस्टिंग तब होती है जब स्पेशल ऑर्डर आए। मैंने आप लोगों को पढ़ाते हुए बताया था, जॉब कॉस्टिंग किसको बोलते हैं, जब कस्टमर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम काम करते हैं। तो ये स्पेशल ऑर्डर में आती है जॉब कॉस्टिंग। तो बी और डी में से कोई एक होगा। यूनिट कॉस्टिंग इसको बोलते हैं जब कंटिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन होती रहती है, तेज तेज काम चलता रहता है। तो यूनिट कॉस्टिंग, हर यूनिट की एक कॉस्ट निकाल ली, सारे यूनिट एक जैसे बनेंगे, काम चलता रहेगा, एक ही कॉस्ट सबको दी जाएगी। तो कंटिन्यूअस ऑपरेशन में होता है, तो ये बी आंसर होगा इसका। तो यूनिट कॉस्टिंग होगी कंटिन्यूअस ऑपरेशन में और जॉब कॉस्टिंग होगी स्पेशल ऑर्डर में। 24 का बी। 25 पे आ जाए। ये मैंने उस दिन शायद आप लोगों को कराया था जब मैं वो करा रहा था, उसके एमसीक्यूज, एब्जॉर्प्शन के। करें सॉल्व। रूम्स विथ 2 बेड्स, ये कराया है मैंने आपको, उसमें आप देख लिया क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन के अंदर जाके ना। गेस्ट कितने आए हैं, 5,250 गेस्ट आए। एवरेज कितने दिन रुके हैं वो, 2 दिन रुके हैं। तो 5,250 गेस्ट, हर गेस्ट ऑन एवरेज 2 दिन रुका है, तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, 10,500। 10,500 दिन हो गए। कॉस्ट कितनी है, 3 लाख की है। थैंक्स। तो 3 लाख का खर्चा डिवाइड करना है जितने दिन है, तो ऑन एवरेज दिन क्या है, 10,500 दिन डिवाइड कर दें, तो ऑन एवरेज आ गया 28.57। ये सब 2 बेड 3 बेड अलग बताया हुआ, गेस्ट डेज से निकालना है हमें। ठीक है। 26 पे आ जाए। विच टू फैक्टर्स वुड मीन फिक्स्ड ओवरहेड्स आर अंडर एब्जॉर्ब। एफओएच अंडर एब्जॉर्ब, अंडर एब्जॉर्ब का बताना। अंडर एब्जॉर्ब कैसे पता चलेगा, एक्चुअल घंटे कम है बजटेड घंटे से। ये लिखवा है आप लोगों को यार, लंबी लॉजिक है। मतलब आपने बजट किया था 40 घंटे काम होगा, तो आपने खर्चे को 40 घंटे से डिवाइड किया, तो डिनोमिनेटर आपका क्या है, 40। उस हिसाब से आपका आंसर निकला 40 घंटे के हिसाब से। लेकिन आपने उसको आगे 40 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा आंसर बनेगा ना वापस, लेकिन आपने उसको 40 से नहीं मल्टीप्लाई किया, डिवाइड 40 से किया, मल्टीप्लाई 35 से किया। यानी कि 35 घंटे असली में काम हुआ है। तो एक खर्चे को आप डिवाइड बाय 40 कर रहे हो और मल्टीप्लाई बाय 35 कर रहे हो, तो आंसर तो छोटा ही आएगा ना, आंसर तो कम हो जाएगा ना। 5 घंटे छोटा हो जाएगा आंसर। तो एक्चुअल घंटे कम थे, यानी कि 35 घंटे कम लिए, एक्चुअल घंटे कम थे जो बजट किए थे घंटे 40 उससे। तो इसलिए अंडर एब्जॉर्ब होता है, ये बात सही है। टू वाली नहीं है, टू ऑपोजिट बात कर रहा है। 3, एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन बजटेड आउटपुट, ये भी वही बात कर रहा है बिल्कुल, घंटों वाली।
कि बजट ये था, आपने 10,000 यूनिट डिवाइड बाय 10,000 यूनिट से किया, एक्चुअल में यूनिट बने 7,000 यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 7,000 से किया, तो आंसर छोटा ही आएगा, अंडर एब्जॉर्ब। तो 1 और 3 इसका आंसर, ए आंसर होगा इसका 26 का। 27, अ कंपनी हैज पॉजिटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉजिटिव है, इसका मतलब ब्रेक इवन से ऊपर सामान बेच रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस में चल रहा है। हाउ डिड दिस अराइज? एक्चुअल सेल्स आर ग्रेटर देन ब्रेक इवन सेल्स, सिंपल, ए आंसर। यानी कि हम बेच रहे हैं 100 यूनिट और ब्रेक इवन हमारा होता है 80 यूनिट पे, तो हम ब्रेक इवन से ऊपर हैं, इसका मतलब हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉजिटिव है, हम प्लस में, हम प्रॉफिट में। 28, 28 में देखें, सॉल्व करें। 28 लिमिटिंग फैक्टर है, कंपनी के 3 प्रोडक्ट्स हैं, सेलिंग प्राइस है तीनों की, मटेरियल की कॉस्ट है तीनों की, लेबर के घंटे हैं, लेबर को क्या पैसे देते हैं, 8 रुपए, और लेबर ही लिमिटिंग फैक्टर है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्या करना होता है, लिमिटिंग फैक्टर में सीपीयू निकालना होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, स्टेप 1, सीपीयू निकालते हैं। सेलिंग प्राइस के 18, 35, 50, 2 खर्चे हैं, डीएम, डीएम इसका कितना है, 4, 5, 5, डीएल, आधा घंटा लगता है, 8 रुपए का 1 घंटा, आधा घंटा कितने का होगा, 4 रुपए का। 2 घंटे लगते हैं, 8 रुपए का 1 घंटा, 2 घंटे कितने का हो गया, 16 गया। 2.5 घंटे लगते हैं, तो ये हो गया 20। ये माइनस करना, और कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, सीपीयू आएगा सबसे पहले आपका। 18 माइनस 8, 10, 35 माइनस 21, 14, 50 माइनस 25, 25। स्टेप 2, सीपीयू को डिवाइड करते हैं हम लिमिटिंग फैक्टर से। यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर क्या है, घंटे, लेबर लिमिटिंग फैक्टर आवर्स से डिवाइड करेंगे, कितने आवर्स है, 0.5 आवर्स, 2 आवर्स, 2.5 आवर्स, तो ये आ जाएगा, डिवाइड करें तो ये 20 आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 10। तो क्या सीक्वेंस बनेगी, जिसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा होता है सबसे पहले उसको बनाते हैं। सबसे ज्यादा किसका है, एक्स का, पहले एक्स बनेगा, फिर किसका है, जेड, फिर जेड बनेगा, और फिर आखिर में वाई बनेगा। तो ये सीक्वेंस बनेगी हमारी, एक्स, फिर जेड, और फिर वाई, डी आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व करना है और रैंकिंग बतानी है, सिर्फ रैंकिंग तक जाना है। 29 पे आ जाए एमसीक्यू, पहले 30 देख लें, यहाँ पे 29 कर लेते हैं। विच स्टेटमेंट अप्लाइज फॉर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ब्रेक इवन प्रॉफिट कॉस्ट वॉल्यूम चार्ट। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, नहीं भाई, फिक्स कॉस्ट टोटल सेम रहती है, टोटल, पर यूनिट तो गिरती है फिक्स कॉस्ट, ये असम्पशन लेते हैं। इन्वेंट्री लेवल चेंज होते हैं, इन्वेंट्री होती ही नहीं है, हम क्या असम्पशन लेते हैं ब्रेक इवन की, देयर इज नो इन्वेंट्री, जितना बनाया उतना बिक गया। सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम रहती है, हाँ ये सही है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट, सेलिंग प्राइस एक यूनिट की कांस्टेंट रहती है। तो ये बेसिकली पूछ रहा है ब्रेक इवन की कॉस्ट वॉल्यूम का अजम्पशन बता दो, तो सिर्फ सी अजम्पशन बनती है, बाकी अजम्पशन के अगेंस्ट बातें, तो सी आंसर है। 29 पे आ रहे, कोर्स फी पर स्टूडेंट 100 रुपए लेते हैं एक स्टूडेंट से, और वेरिएबल कोर्स कॉस्ट, कॉस्ट क्या आती है एक स्टूडेंट पे, वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपए आती है। फिक्स कॉस्ट टोटल कितनी है, 480 रुपए की। नंबर ऑफ स्टूडेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 आएंगे, और अगर कम फीस चार्ज करेंगे तो 20 स्टूडेंट आ जाएंगे। हाउ मच शुड द कोर्स फी ऑफ 100 बी रिड्यूस्ड टू अर्न सेम टोटल प्रॉफिट फ्रॉम 10 स्टूडेंट्स 20 स्टूडेंट। पहले 10 स्टूडेंट्स का प्रॉफिट निकालो यार आप। एमसीक्यू भी कितने टेक्निकल तरीके से पूछता है, आपको समझ में भी तो आना चाहिए पूछ क्या रहा है। भाई एक एमसीक्यू पेपर 2 के तकरीबन 3 नंबर के बराबर है, अब आप ये दिमाग में रखो, एक एक एमसीक्यू गलत करना अफोर्ड कर सकते हो, तो वहां के 3-3 नंबर आपके कम होते जाएंगे, और जितने सही करते जाओगे वहां 3-3 नंबर ऐड होते जाएंगे। आप में से आधे लोग का जब दिल करता है क्लास लेते हैं, आधे लोग नहीं लेते, खैर आप हैंडल करो, ब्लेम गेम नहीं क्या करें, टीचर पे ब्लेम नहीं क्या करें। खैर आगे देखें, कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, कितनी फी चार्ज करेंगे, 10 × 100, 1,000 रुपये फीस है। वेरिएबल कॉस्ट इनकी क्या होगी, 10 की, 20 रुपए एक की है, 10 की क्या हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट, 200 हो जाएगी, और फिक्स कॉस्ट 480, वो फिक्स रहेगी। तो क्या प्रॉफिट आ रहा है 10 स्टूडेंट का, देखें आप,
200 और 480, 680, 680, 700 माइनस कर दें, 320 का प्रॉफिट है। ये कह रहा है 20 स्टूडेंट्स हम चले जाते हैं, लेकिन कितनी सेलिंग प्राइस कर दें ये हमें पता नहीं है, हम इसे क्वेश्चन मार्क करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगी 20 स्टूडेंट्स की, एक की 20 है, तो 20 स्टूडेंट्स की वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी 400, फिक्स कॉस्ट यही रहेगी 480। कह रहा प्रॉफिट यही रहे, 10 वाला रहे, 320 का ही प्रॉफिट रहे। बैकवर्ड आए, सेल्स निकाल लो। सेम प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये निकालो। तो 320 प्लस 480, बैकवर्ड आएंगे तो ये प्लस होगा, 320 और 480 को ऐड करेंगे क्या होगा, 800 और 400 1200। 1200 रुपए की फीस ले लेना तो ये काम हो जाएगा। तो 1200 की फीस आपको किससे लेनी है, 20 स्टूडेंट्स आप उनसे लेनी है। तो 1200 डिवाइड बाई 20 कर दें यार, क्या आएगा। कैलकुलेट कर लें भाई, पहले एक दफा देख लें, वो गलती ना, कैलकुलेशन कैलकुलेट नहीं है मेरे पास। क्या आ रहा है, 1200 डिवाइड 20, 60 आ रहा है। तो हमें 60 रुपीज सेलिंग प्राइस करनी पड़ेगी। अगर हम अपनी कोर्स की फीस 60 कर दें ना, और 20 बच्चे हों, तो हम यही 320 का मुनाफा अचीव कर लेंगे। तो हम अपनी सेलिंग प्राइस को कितने पे लेकर आएंगे, 60 पे लेकर आएंगे। पहले कितनी थी हमारी प्राइस, 100। 100 से ये कितने पे आ जाएगी, 60 पे आ जाएगी। तो कितने से कम कर सकते हैं तब भी यही प्रॉफिट होगा, 40 रुपए से कम नहीं। पूछ रहा हूं कि कितने पे लानी है, आएगी तो 60 पे। कम कितने से होगी, 40 से। 100 से 60 हो जाएगी तो कितने से कम होगी, 40 से। उसी आंसर होता है। समझ में आ गई बात। ये आपके 30 एमसीक्यूज हो गए। तो ये जून 2024 का एक पेपर हो गया। 4 पेपर मैंने करा दिए, 2 आपको होमवर्क में दिए थे, वो आज हो जाने चाहिए। अभी आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स भेज रहा हूँ। फिर टोटल मैंने 6 पेपर आपको खुद करा दिए। फिर टॉपिकल